वन नेशन वन लॉ वन कॉन्स्टिट्यूशन वन सिंबल। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो शुरुआत है, अगर कोई एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है तो वो कैसे वर्क करेगा। जब इंडिया आजाद होता है और उस समय यूसीसी को हम इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए, इंडियन मैथोलॉजी में कहा गया है कि जहां अगर स्त्री की पूजा नहीं होती वो जगह रहने लायक नहीं होती। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक बात जरूर रखी गई थी कि हर आदमी के लिए कुछ न कुछ होगा। 22 लॉ कमीशन ने क्या किया, रिकमेंडेशंस मांगी है और विद इन 30 डेज वो उसने सबसे रिकमेंडेशंस मांगी है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू विल द आईएएस एकेडमी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी सीएसई प्रिपरेशंस। टुडे वी आर डिस्कस रिगार्डिंग यूसीसी। काफी प्रोमिनेंट है, काफी चर्चा में है। लॉ कमीशन 22 लॉ कमीशन ने रिकमेंडेशंस भी मांग ली और विद इन 1 मंथ इसे सब लोगों को सबमिट भी करना है। तो इस चीज़ों को डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या कंसर्न्स हैं, क्या बातें आ रही हैं, क्यों यूसीसी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक एज एस्पिरेंट और एक सिविलियन होने के नाते क्या यूसीसी की इंपॉर्टेंस है, यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के चैलेंजेस क्या हैं, इसके फेवर और इसके अगेंस्ट में क्या क्या बातें आ रही हैं, और साथ में कि अगर इसको लेके वे फॉरवर्ड आपसे पूछा जाए तो आप क्या अपने सजेशन दे सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज्ड होने के लिए ये बताने की ज़रूरत है कि सबको इक्वल राइट है, या ये ज़रूरत है कि जहां वल्नरेबल सेक्शंस को भी एक प्रोमिनेंट रोल मिले और उनको राइट्स मिले। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग यूसीसी की डिमांड देखी जा रही है। इस यूसीसी की डिमांड में अलग अलग डायमेंशंस में अलग अलग स्टैट्यूटरी बॉडीज, लेजिस्लेशन, जुडिशरी के कॉन्सेप्ट हैं, अपने अपने थॉट हैं, और साथ साथ में जो पब्लिक की डिमांड है वो भी चीज़ें हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको डीपीएसपी के अंदर लाया गया और इसके मानने वालों का कहना है कि सेल वर्ड जो यूज़ किया गया वो बहुत ही कम जगह यूज़ किया गया और उसमें से एक जगह यूसीसी भी है। तो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना ही चाहिए। अब बात करें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो डिबेट है, उस डिबेट में ये जो पीछे आपके स्लोगन दिख रहा है, वन नेशन वन लॉ वन कॉन्स्टिट्यूशन वन सिंबल, को किस तरीके से फिट किया जा रहा है और क्या रियल में फिट होता है या ये फिट करने के तरीके में इसको यूज किया जा रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो शुरुआत है वो इंडिया के मॉडर्न एरा में देखें तो ब्रिटिश काल से देखने को मिलती है। यूसीसी की हिस्ट्री के बारे में बात करें, 1835 में यूनिफॉर्म आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ को यूज किया गया, लेकिन 1840 में लेक्स लॉ की रिपोर्ट में पर्सनल लॉ को एक्सक्लूड कर दिया गया। स्पेशली हिंदुइज्म और मुस्लिम्स के जो लॉ थे, पर्सनल लॉ थे, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया। उस समय की सिचुएशन दूसरी थी, वहां वो नहीं चाहते थे किसी तरीके की कोई ऐसी बात आए कि वो डिबेट में जाए और उससे उनको कंट्रोल करने में, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आए। और उससे भी बड़ी बात थी कि अभी भी पूरी तरीके से जो रिलीजियस लॉज हैं वो सही तरीके से कोडिफाई नहीं हो पाए थे, उसके अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाई थी। इस वजह से भी ये चैलेंज उस समय के थे। कहानी आगे बढ़ती है। बी.एन. राव कमेटी 1941 में, ये भी अंग्रेजों के द्वारा ही बनाई जाती है और इसमें फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड बातों को रखा जाता है, एक कोहेरेंस मेंटेन करने के लिए कहा जाता है, और ये हम यूज करते हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में। यहाँ से यूनिफॉर्म सिविल कोड की का जो बेस है, कि जो फंडामेंटल है वो आते हैं, और हिंदू कम्युनिटी जो इंडिया की मेजॉरिटी है उनके ऊपर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो जाता है। एक सवाल साथ में खड़ा होता है कि कितने तरीके के लॉ होते हैं। मेनली एक बेसिक भी अगर आप समझें तो टाइप्स ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट में क्रिमिनल लॉ होगा और दूसरा पर्सनल लॉ होगा। क्रिमिनल लॉ का मतलब है कि कोई आप क्रिमिनल ऑफेंस करते हैं, किसी के ऊपर आप प्रेशर क्रिएट करते हैं, उसकी जान माल को नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो क्रिमिनल लॉ के अंडर में आएगा और इसके लिए एक ही रेगुलेशन है। आईपीसी और सीआरपीसी के कॉन्सेप्ट में इसको इंडियन पिनल कोड और सीआरपीसी इसको देखती है मेनली, और यहीं से ये रेगुलेट होता है। इंडिया में जितने भी सिटीजन हैं, इंडिया में जो भी हैं, सबके ऊपर ये सेम तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। यहाँ एक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हम पर्सनल लॉ की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ एक सेपरेशन आपको देखने को मिलेगी।
पर्सनल लॉ में जो डिवोर्स का कॉन्सेप्ट है, मैरिज का कॉन्सेप्ट है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट, एडॉप्टेशन का जो कॉन्सेप्ट है, सक्सेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे के सारे इसके पार्ट आते हैं। इनहेरिटेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसका पार्ट है। ये जो सारे पोर्शंस हैं जो पर्सनल लॉ से रेगुलेट होते हैं, इसमें क्या है, रिलीजियस एंगल है। हर रिलीजन को मानने वाला वो अपने रिलीजन के रूल्स के अकॉर्डिंग इन पर्सनल रूल्स को इम्प्लीमेंट करता है, और इसी वजह से हिंदू के तलाक का तरीका है वो अलग है, मुस्लिम्स का और भी माइनॉरिटी का अलग है, ट्राइबल्स का आपको अलग देखने को मिलेगा। जो टाइप ऑफ लॉ है वो यहाँ आपको पर्सनल में यूनिफॉर्मिटी देखने को नहीं मिल रही है, और यही डिबेट है और यही आज की डिमांड कही जा रही है कि एक मॉडर्न सोसाइटी की जो डिमांड है वो ये है कि पर्सनल लॉ को भी यूनिफॉर्म कोड में लाया जाए। अगर हम पर्सनल लॉ को यूनिफॉर्म कोड में लेके आते हैं, इससे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के व्यूज क्या हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने के लिए। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड को फंडामेंटल राइट्स का पार्ट नहीं बनाया गया 5:4 से। ये जो डिबेट है डिस्कार्ड होती है वहाँ, और फंडामेंटल राइट का इसे पार्ट नहीं बनाया गया। लेकिन फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं बनाने के बाद भी डीपीएसपी में आर्टिकल 44 के अंदर यूसीसी को डाला गया, और ये कहा गया कि इट शैल बी, शैल का यूज करते हुए कहा गया कि जो गवर्नमेंट है उसे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए एज सुन एज। इस तरीके से एक माहौल क्रिएट करना चाहिए कि लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस आ जाए और लोग इसको इम्प्लीमेंट कर लें। आर्टिकल 37 का भी इसे सपोर्ट मिलता है। उस समय जब इंडिया आजाद होता है, और उस समय यूसीसी को हम इसलिए नहीं इम्प्लीमेंट कर पाए क्योंकि हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम इतने एजुकेटेड नहीं थे। तो ये डर था कि कहीं ना कहीं जो पूरा इंडिया है वो संभलेगा नहीं। अगर हम नहीं संभाल पाएंगे तो इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक कंसर्न खड़ा हो जाएगा, और इस वजह से यूसीसी को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बट डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने यूसीसी को लेके ये पॉइंट कहा था, और उस समय उनका भी व्यू था कि फंडामेंटल राइट में डाला जाए। बट अनफॉर्चुनेटली जो रेशियो ऑफ वोटिंग है वहाँ वो बात नहीं बन पाई, और इस वजह से ये आर्टिकल 44 का पार्ट बना। लेकिन जितने प्रोमिनेंट लीडर रहे उनका ये व्यू था कि अगर इंडियन सोसाइटीज को एक पावर प्रोवाइड करनी है तो सबको बैलेंस करने की जरूरत है, और वहाँ जो यूसीसी है वो मेजर रोल प्ले करेगा। अब बात करें कि यूसीसी के लिए जो आर्गुमेंट दिया जाता है इसके फेवर में क्या है और उसके अगेंस्ट में क्या है। देखिए, फेवर के बारे में बात करें तो मेन टॉपिक अगर उठा के देखें तो पहली जो बात आती है कि इतने बड़े देश को इंटीग्रेट करने का जो काम है वो यूसीसी करेगा। रीजन, जहां कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन के बीच की डिबेट शुरू होगी तो वहां मैक्सिमम लोग रिलीजन की तरफ जाना पसंद करेंगे, और जब रिलीजन की तरफ जाना पसंद करेंगे तो नेशनल थ्रेट जो है वो पैदा हो जाता है। फिर अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर, अलग अलग ट्राइबल थॉट्स वो वहां, तो आप ये देखेंगे कि जो भारत के अंदर जो स्टेट बनाने का जो डिबेट है वो कहीं ना कहीं इससे जुड़ के आपको दिखेगी, कहीं ना कहीं से कनेक्ट होके आपको दिखेगी। और इस वजह से अगर हम इसके आर्गुमेंट के फेवर के बारे में बात करें तो अगर ये इंप्लीमेंट होता है तो ये कंसर्न्स ऑटोमेटिक रिजॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज, पॉलिटिकल वोट बैंक में जो पॉलिटिक्स है, जो केवल वोट बैंक के लिए इसका यूज कर रही है, वो कहीं ना कहीं इसको रिड्यूस कर देगा। तीसरा, जो पर्सनल लॉ है वो फिट नहीं बैठता प्रेजेंट टाइम में। क्यों? आज हम मैच्योर डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट में जी रहे हैं, आज हम दुनिया को लीड कर रहे हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, और इस समय जब हम सिविलाइज सोसाइटी को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर में हम एक सुपर पावर की तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करने के मोड में खड़े हैं, हम एशिया में एक पावर है, वर्ल्ड ऑर्डर में भी स्टेब्लिश किए हुए हैं, तो हमको अपने पर्सनल लॉस को भी मॉडर्न सोसाइटी के अकॉर्डिंग मॉडर्नाइजेशन में लाना चाहिए। यहाँ हम किसी को पैट्रियार्कल थॉट में नहीं लेके जा सकते, हमें मॉडर्न प्रोग्रेसिव नेशंस बनना होगा, और ये हमारे इकोनॉमिक, सोशल और जो हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड जो कंसर्न्स हैं उनके लिए भी बेहतर है। अगर हम वल्नरेबल सेक्शंस को ज़्यादा राइट प्रोवाइड करते हैं तो ये इंडिया के लिए भी बेहतर है, और जो हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबको
राइट टू इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो हम कहीं ना कहीं इसको प्रोवाइड करेंगे। मीनवाइल जो रियल सेकुलरिज्म है वो यहाँ से इंप्लीमेंट होता देखने को मिल रहा है। वल्नरेबल सेक्शंस के बारे में बात करें तो खास तौर से वुमेन्स के लिए जो दिक्कतें हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ से कर्व हो जाएंगी। पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है, जो डिवोर्स का जो कंसर्न है, इसके साथ 2-3 चीजें और होंगी। एक तो सोसाइटी के अंदर जो सोसाइटी का जो बिल्डिंग प्रोसेस है वो बेहतर होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा, फंडामेंटल्स बेहतर होंगे। और जुडिशरी के अंदर का जो लोड है वो भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो केसेस हैं वो भी कहीं ना कहीं कम होंगे, उसका भी जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से हम सेम तरीके से ट्रीट कर पा रहे हैं। इंडियन मैथोलॉजी में कहा गया है कि जहाँ अगर स्त्री की पूजा नहीं होती वो जगह रहने लायक नहीं होती। अगर जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवताओं का वास होता है। इट मीन्स पॉजिटिव एनर्जी उस घर में, उस एरिया में ऑटोमेटिक रहती है। तो ये सोसाइटी के अंदर भी होता है और इसको अगर इम्प्लीमेंट हम करते हैं तो एक फैमिली स्ट्रक्चर को अगर आप समझें, सोसाइटी के अंदर अगर फैमिली स्ट्रक्चर को समझें तो फैमिली जितनी वेल्दी होगी, फैमिली जितनी स्ट्रांग होगी, फैमिली की बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग होगी, वो जो एरिया होगा, वो जो सोसाइटी होगी वो उतनी ही स्ट्रांग होगी। अगर सोसाइटी स्ट्रांग होती है तो वो एरिया स्ट्रांग होगा और एरिया स्ट्रांग होगा तो आपका स्टेट स्ट्रांग होगा, स्टेट स्ट्रांग होगा तो आपका नेशन स्ट्रांग होगा। दिस इज अ सिंपल कॉन्सेप्ट। यहाँ से ये जो फेवर है ये अपने आप को पूरी तरीके से बूस्ट करता है, मोबिलाइज करता है और अपनी बातों पे कहीं ना कहीं आपको एक रास्ता दिखाता है। इस वजह से यूसीसी का इतना फेवर किया जा रहा है। जीडीपी के कंट्रीब्यूशंस के बारे में बात करें तो देखिए जितना हमारा मैन पावर है, तो अगर हम वुमेन्स के कॉन्सेप्ट में देखें तो वहाँ हम जितना इनको फ्री करेंगे, जितना हम इनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, उतना ही हमारे वर्कफोर्स में भी इनका हम यूज कर पाएंगे। इनकी जो डेवलपमेंट की जो डिबेट है वो भी कहीं ना कहीं बेहतर हो पाएगी, क्योंकि एक डेवलपमेंट के लिए चाहिए कि सबको रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहिए। आर्टिकल 21 भी इस बात की दुहाई देता है, कहता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से रुक जा रही है, वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी फैमिली के अंदर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो जो बच्चा है, जो नई जनरेशन है, उसके ऊपर अलग तरीके का इम्पैक्ट आता है, वो कहीं ना कहीं रुकेगा। और जो एक माइंडसेट बना हुआ है कि हम केवल एक सोसाइटी के अंदर हम ही कंट्रोल बॉडी हैं, खासतौर से जो मेल डोमिनेशन सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज होना शुरू होगा। अभी भी काफी मिनिमाइज है लेकिन और भी मिनिमाइज होगा और इक्वालिटी जो होगी ऑटोमेटिक प्रमोट होगी। तो इससे और बेहतर एजुकेशन, सोसाइटी में रहने के लिए जगह, सोसाइटी के अंदर एक आपको हार्मोनी देखने को भी मिलेगी। अब बात करें कि अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो चैलेंजेस क्या हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में कहीं ना कहीं एक बैरियर की तरह दिख रही हैं। तो देखिए, इंडिया का जो प्रेम्बल शुरू होता है उसमें ही ये बात कही जाती है कि हम एक तरीके से सेकुलर स्टेट हैं और हमने सारी डाइवर्सिटी को अपने साथ अडॉप्ट किया हुआ है, तो हम डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं हम रिस्पेक्ट करेंगे। तो ये जो डाइवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये कहीं ना कहीं ओवररूल होता है जब इस हम बात को रखते हैं कि हम यूसीसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डाइवर्सिटी तभी तक हो पाएगी जब तक लोगों की पर्सनल जो रिचुअल्स हैं, पर्सनल जो रिलीजियस थॉट्स हैं वो जिंदा रहें। अगर वो सब कुछ एक बराबर हो जाए तो वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी। साथ साथ में प्लूरलिज्म के कॉन्सेप्ट को भी देखें तो सेम बात आएगी कि अलग अलग फिलोसफिकल थॉट आएंगे, अलग अलग पॉलिटिकल डायमेंशंस आएंगे जो कहीं ना कहीं मर्ज हो जाएंगे, और जब वो मर्ज हो जाएंगे तो एक तरीके से बातें केवल आएंगी। मीन्स यूनिफॉर्मिटी के साथ जो डाइवर्सिटी का जो कॉन्सेप्ट है या जो डिफरेंट एंगल्स हैं लाइफ के, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से सरप्लस होता यहाँ दिखाई देगा। ये बातें फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट भी जाती हैं, क्योंकि आर्टिकल 25 से 28 तक आप देखें तो फंडामेंटल राइट पे इस बात के लिए आपको अलाउ किया गया है कि माइनॉरिटी को स्पेशल प्रोटेक्शंस दिए गए हैं, और वो बातें कहीं ना कहीं ओवररूल हो जाएंगी। ये तो होगा ही होगा। साथ साथ में ट्राइबल्स की जो बातें हैं, क्योंकि देखिए इंडिया के कॉन्सेप्ट को अगर देखें तो आप नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, एमपी चले जाइए, या साउथर्न साइड आप जाएं, या किसी भी ईस्टर्न साइड पे बढ़े आप, तो जब देखेंगे कि ट्राइबल्स हर जगह आपको देखने को मिलेंगे। ट्राइबल कम्युनिटी को लेके अलग अलग हमने प्रोटेक्शंस दे रखे हैं अलग अलग पार्ट में उनको, ठीक है। और इस वजह से जो ट्राइबल्स की जो रिस्पेक्ट है, जो ट्राइबल्स कम्युनिटी की जो रिलीजियस थॉट है, वो कहीं ना कहीं वायलेटेड होते दिख रहे हैं। ये भी एक कंसर्न है कि
जो बातें इसके अगेंस्ट में जाती है और कहीं ना कहीं एक तरीके से कम्युनल इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा जब लोगों के अंदर, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो एक बात जरूर रखी गई थी कि हर आदमी के लिए कुछ ना कुछ होगा और जहां बात बिगड़ेगी वहां हम एक ऐसा कॉमन एजेंडा फिट करेंगे कि सबकी रिक्वायरमेंट जो है वो, सबके जो रिक्वायरमेंट है वो एक लेवल पे आके मीट हो जाएगी। तो ये है हमारा एक कॉन्सेप्ट, लेकिन ये जो यूसीसी है इनके अगेंस्ट में जा रहा है और यही बातें रखी जा रही है। अब हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट अलग अलग डायमेंशंस में, अलग अलग टाइम फ्रेम में क्या क्या बातें आएंगी। साबानो केस 1985 में, साबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की नीड दिख रही है। सेम बात सरला मुद्गल केस में भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को रिपीट करता है और 1995 में बात कहता है। इसके पहले अगर हम देखें तो केशवानंद भारती केस में 1973 में कहता है कि हम कंपेल नहीं कर सकते लेजिस्लेशन को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड वो बनाए, ये बात कहता है। लेकिन वो ये बात जरूर आइडेंटिफाई करता है और कह रहा होता है कि भी जरूरत है इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इसके बाद 2000 में जो सुप्रीम कोर्ट का केस वाला कॉन्सेप्ट है वहां भी ये बात कही गई और वहां भी ये सिंपल तरीके से रखा गया कि एक यूनिफॉर्मिटी की नीड कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके की बातें आई। 2019 में जब पोलियो कोटिहेनो और मारिया लुइजा पेरेसिया का जो केस हुआ उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने सेम डायमेंशन से कहा कि जरूरत है और जस्टिस का मतलब है कि भाई हर सेक्शंस को जस्टिस मिले। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बार बार दिख रही है कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो वुमेन को लेके जो एक कहीं ना कहीं निग्लेक्शन है, इग्नोरेंस है, वो कहीं ना कहीं शो होता दिख रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये बार बात कही कि भाई हम अपने डायमेंशंस पे कर सकते हैं लेकिन हम अपने आपको कंपेल नहीं करेंगे, आपको ये बनाना चाहिए। रीजन बिंग ये फंडामेंटल राइट का पार्ट है नहीं और वहां अगर वो पार्ट है नहीं तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन इस बात के लिए हमें अलाउ नहीं करता। ठीक है, इन्फोर्सेबल नहीं है, बाय लॉ इसे इन्फोर्सेबल नहीं किया गया, इस वजह से इसको डीपीएसपी के पार्ट में रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट कर रहा है, जो बातें मिली है उसी को वो कर रहा है, लेकिन हाँ वो सजेशंस जरूर दे रहा है, सजेशंस अपने रख रहा है। अब हम बात करें लॉ कमीशन की, तो लॉ कमीशन ने 2018 में 21 लॉ कमीशन की ये रिपोर्ट है, उसमें लॉ कमीशन कहता है कि ना ही इसकी नेसेसिटी है ना ही ये डिजायरेबल है इस स्टेज पे और ये कहीं ना कहीं काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा नेशनल हार्मोनी में। ठीक है, मीन्स कहीं ना कहीं ये जो इंडिया के अंदर जो एक हार्मोनी बैठी हुई है ये कहीं ना कहीं इसको कन्फ्लिक्ट कर देगा। यहाँ लॉ कमीशन ये भी रिकमेंड करता है कि आपको जो रिफॉर्म करना है पर्सनल लॉज में, इसको कैसे करना चाहिए, तो इसको अमेंड करके करना चाहिए, ना कि रिप्लेस करके करना चाहिए। जो आज की जो डिबेट है वो इसी लाइन पे खड़ी है कि जब लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन आती है 21 लॉ कमीशन की और वो ये कहता है कि रिप्लेस नहीं करना, अमेंड करने की नीड है, तो आप कैसे रिप्लेस करेंगे, अभी इस डिबेट को आगे और देखेंगे। 22 लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस आई हुई है। इसके पहले देखें जनवरी में कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिडिक्शंस ऑफ स्टेट टू एस्टैब्लिश कमिटी टू एग्जामिन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूसीसी। उत्तराखंड सरकार ने एक कमेटी बनाई यूसीसी के लिए और इसको चैलेंज किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ हम स्टेट की पावर को हम मिनिमाइज नहीं करेंगे और स्टेट के पास ये पावर है कि वो यूसीसी के एग्जामिन के लिए कमेटी बनाए। और यहीं से ये साल की जो डिबेट है यूसीसी को लेके वो काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई। तो ये अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग बातें, लेकिन क्या बातें यहाँ रुक जाएंगी? नहीं, अगर हमको सबको अगर समेटना हो, सुप्रीम कोर्ट की बात को भी देखना हो, लॉ कमीशंस की बात को देखना हो, अब 22 लॉ कमीशंस ने क्या किया, रिकमेंडेशंस मांगी है और विद इन 30 डेज वो उसने सबसे रिकमेंडेशंस मांगी है कि 30 डेज में आप अपनी रिकमेंडेशंस दीजिए कि किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट किया जा सके, उसमें क्या क्या आपके डायमेंशंस हो सकते हैं। ये दोनों बातें कहाँ पहुंचेंगी? पार्लियामेंट में। बार बार मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि पार्लियामेंट ही इस चीज को करे, पार्लियामेंट के पास ही पावर है, तो यहाँ ये बात पार्लियामेंट पे जाएगी। लेकिन पार्लियामेंट को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो अब ये ड्राफ्ट आएगा, ड्राफ्ट के बाद उसमें सजेशंस आएंगे, जो सजेशंस होंगे उसके अकॉर्डिंग जो फिर उस पर डिबेट होगी, डिबेट के बाद जब फाइनल बिल आएगा, फाइनल बिल में फिर वो पास होगा, दोनों हाउसेस से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, फिर वो इंडिया में लगेगा।
वे फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट में अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस की ज़रूरत है, कि सबको किसी ऐसे एंगल को ना टच कर दिया जाए किसी रिलीजन के या किसी माइनॉरिटी के, कि उससे कहीं ना कहीं उनके अंदर एक निगेटिविटी आए, वो कहीं इस तरीके से थॉट में आ जाए कि उससे इंडिया की जो पीस है, हार्मोनी है, वो कहीं मेंटेन ना हो पाए। और दूसरा ब्रिक टू ब्रिक्स अप्रोच का कॉन्सेप्ट कहता है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे लेके आइए और उसके बाद फिर वहाँ इंप्लीमेंट करिए, अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरीके से पहले इंप्लीमेंट कर लीजिए। जब वो पूरा हो जाता है तो फिर इंडिया, पैन इंडिया, उस कम्युनिटी के अकॉर्डिंग उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है और इस तरीके से आप यूसीसी को देख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं यूसीसी को, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हमें भी पता चले कि आपकी जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो किस तरीके से है। हाँ, लेकिन एज ए सिविल सर्वेंट, एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट और एक गुड सिविलियन होने के नाते, गुड सिटीजन होने के नाते आप अपने रेशनल पॉइंट ऑफ व्यू को रखिए, ना ही किसी तरीके के बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।